जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न विद सुमित में। जैसे कि आप जानते हैं कि अपनी हिस्ट्री की ये सीरीज चल रही थी, क्रैश कोर्स मैंने चलाया हुआ है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीट, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, एफ कैट, जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है, तो भाई ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। जीएस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि यार बड़ी बोरिंग्स लगने लग जाती है, ठीक है, नींद आने लग जाती है। मेरी कोशिश ही ये रही है कि इस टाइप की सारी प्रॉब्लम से आप सबको निजात दिलाऊं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसके 8 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं एंड दिस इज पार्ट 9 ऑफ द सीरीज। इससे पहले तक हमने देखा था किस तरह से गांधी की मूवमेंट फेल हुई, उसके बाद का माहौल कांग्रेस के अंदर कैसे, मतलब कुछ लोग गांधी के फेवर में थे, कुछ लोग गांधी के अगेंस्ट में थे। उसके बाद किस किस तरह से एक्टिविटीज आगे बढ़ती हैं, गांधी का दूसरा मूवमेंट कैसे आगे बढ़ता है, इन सब चीजों के बारे में आज हमें इस वीडियो में देखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो सबसे पहले तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी लर्न विद सुमित से फॉलो के नाम से पा सकते हैं। वहां पे आपको मेरी सारी क्लासेस की पीडीएफ, रेगुलर क्विजेस एंड और भी बहुत सारी चीजें जो आपके बहुत यूज की हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी लर्न विद सुमित टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो डेफिनेटली गो एंड सब्सक्राइब टू लर्न विद सुमित। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक आपको बताया था कि यार साइमन कमीशन भारत आया। क्यों भारत आया? बिकॉज अंग्रेज समझ चुके थे कि भाई कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ है, तभी तो इतने बड़े लेवल की मूवमेंट हो गई है। तो गड़बड़ है तो अब फाइनली कुछ तो सुधार होना चाहिए। उसके लिए एक कमीशन उन्होंने भारत भेजा, साइमन कमीशन, जिसका काम था कि आप स्टडी करो कि भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस हिसाब से है। लेकिन जैसे ही साइमन भारत आया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये चालू हो गया। इससे बहुत ज्यादा जो अंग्रेज थे वो परेशान हो गए। बिकॉज उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई आप कह रहे हो कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो बिकॉज कोई भी भारतीय साइमन कमीशन का मेंबर नहीं है। लेकिन यार ये बताओ मैं किस किस को रखूं? अगर मैं हिंदू को रखूंगा तो मुस्लिम बोलेगा बाइस्ड है, मुस्लिम को हिंदू दोनों को रख लूंगा तो बोलेगा क्रिश्चियन, फिर आ जाएगा सिख। तो भाई मैं रखूं किस किस को? अगर मान लो मैंने हर धर्म से भी कोशिश करी रखने की, तो फिर हिंदू के अंदर आ जाएगा, SC ST बोलेंगे कि आप हमारे खिलाफ बायस्ड हो। तो अल्टीमेटली भारत इतनी विविधताओं से भरा देश है, तो मेरे अकॉर्डिंग एकदम अनबायस्ड जो वो है ना, एकदम अनबायस्ड ओपिनियन वो आ सकता है जब कोई भी भारतीय उसमें शामिल ना हो। उनका पॉइंट ये था, ठीक है। एंड यहां पे हम इस बात को समझ नहीं रहे थे, तो अल्टीमेटली अंग्रेज इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि भाई चाहते क्या हो, हमें बता दो आप चाहते क्या हो, ठीक है। तो फाइनली लॉर्ड बर्किनहेड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम के, उन्होंने चैलेंज करा कि देखो ऐसा है, जो हम करना चाह रहे हैं वो तो आपको एक्सेप्टेबल है नहीं। तो एक काम करो, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में आज के टाइम पे एग्जिस्ट कर रही हैं, सारे मिलो, सब मिलके एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। बस शर्त एक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हर बंदे को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब वो मॉडल हर बंदे को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब जो हम मॉडल बनाना चाह रहे हैं वाया साइमन कमीशन, उससे तो आपको दिक्कत है, तो आप खुद बनाओ, बस एक ही कंडीशन है कि सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो इसके चलते एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई दिल्ली में, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ ZA अंसारी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू को इस ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब जो बेसिकली एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी, उसका मेंबर, उसका चेयरमैन चुना गया। एंड जो रिपोर्ट फाइनली निकल के आई उसको नेहरू रिपोर्ट या मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट या मोतीलाल नेहरू कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, जो सारी पार्टीज ने मिलकर डिस्कशन करी। इसमें रिपोर्ट में था क्या? इस रिपोर्ट में 1/3 सीट्स जनरल इलेक्टोरेट में मुस्लिम्स को दी गई थी। मतलब क्या है जनरल इलेक्टोरेट का? मतलब होता है, अगर आपने आज भी देखा हो कि पंचायत के इलेक्शन में क्लियरली ऑब्जर्व होता है कि वैसे कुछ सीट्स होती हैं जो SC कैटेगरी या वुमेन, ये इन लोगों के लिए फिक्स होती है, ठीक है, वही खड़े हो सकते हैं उस सीट पे। लेकिन वो खड़े होने का मतलब ये थोड़ी ना कि वोट सिर्फ SC कैटेगरी का बंदा दे सकता है, वोट कोई भी दे सकता है। इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होगा बंदा SC कैटेगरी का, बट वोट कोई भी दे सकता है। दिस इज नोन एज जनरल इलेक्टोरेट, कि भाई जनरल इलेक्टोरेट में सीट रिजर्व कर दी। सेपरेट इलेक्टोरेट का एग्जैक्ट मतलब इतना समझ लो आप कि भाई जिस एरिया में अगर मुस्लिम
नेट कर रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इलेक्शन के लिए खड़ा होकर वोट भी मुस्लिम्स डालेंगे। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसने क्या करा था, बेसिकली हुआ क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया, 1909 में मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के अंडर मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। एंड यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने बोला कि भाई देखो ये सब बकवास नहीं चलेगी, यहाँ पे अभी सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी कोई चीज नहीं है, 1/3 सीट आपके लिए रिजर्व कर रहे हो लेकिन जनरल इलेक्टोरेट हो। लेकिन इस चीज को जिन्ना ने मानने से इनकार कर दिया एंड अपना ही कोई 14 पॉइंट का फॉर्मूला लाया। ऑब्वियसली इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट तो था ही था। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो वो जो लॉर्ड बर्किनहेड ने बोला था वो सच तो हो गया। उन्होंने कहा था मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए, मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए जिसमें सब लोग एक्सेप्टेबल हो, बट मुस्लिम लीग तो एक्सेप्टेबल नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के बाद, उनको तो एक्सेप्टेबल है नहीं, राइट है। तो भाई अल्टीमेटली जो उन्होंने चैलेंज दिया था उसमें इंडियन हार गए। फाइनली उन्होंने बोला कि देखो आपने तो कर लिया जो करना था, आपसे तो ना हो पाया ना, हमने तो आपको मौका दिया, आपसे तो ना हो पाया। तो अब जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, उसमें उस पर डिस्कशन करने का वक्त आ गया है। मैं लॉर्ड वाइसरॉय ने उस टाइम पे बोला, मतलब लॉर्ड वाइसरॉय सॉरी वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने उस टाइम पे बोला कि मैं सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करता हूं, जितनी भी भारत की पॉलिटिकल पार्टीज सबको मैं इनवाइट करता हूं कि आप आओ, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कस करते हैं। आप लोग की ये शिकायत थी ना कि आपकी नहीं सुनी जा रही है, तो आप बुला रहे हैं ना, रिपोर्ट उसने सबमिट कर दी है, अब आके चलो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो आप कहेंगे उस हिसाब से चीज डिसाइड कर लेंगे। इसको बोला गया दीपावली डिक्लेरेशन। जो हम ये डिस्कशन करेंगे इसका नाम रखेंगे, जिसका नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखेंगे। ये सारे की सारी कॉन्फ्रेंस जितने भी होंगी लंदन में रखी जाएगी, बर्किंगम पैलेस में, ठीक है। लेकिन लेकिन कांग्रेस अगेंस्ट थी इसके, कांग्रेस अगेंस्ट थी इसके। 1929 में हिस्टोरिक लाहौर सेशन हुआ। इस सेशन को पहली बार तो प्रिसाइड कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू साहब कर रहे थे। पहली बार जब हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी, यानी पूर्ण स्वराज की बात करी, इससे पहले तक याद रहे हमने कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस जैसी चीज मांगी नहीं थी। पहली बार ऐसा हो रहा था कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी थी हमने, इससे पहले कभी नहीं मांगी, पूर्ण स्वराज की मांग करी। इसी टाइम पे पी वेंकैया ने पहली बार तिरंगा तैयार किया। उस तिरंगे में बीच में चरखा था। ये जो आक्रोश था साइमन गो बैक से जो आया था एंड रहा सा, उस टाइम पे भगत सिंह बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। इस आक्रोश को गांधी जी एक सही तरीके से चैनलाइज करना चाहते थे। गांधी को समझ में आ गया था कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट अ मूवमेंट, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट अ मूवमेंट। तो गांधी जी फाइनली अपने 11 डिमांडों के साथ फरवरी 1930 में लॉर्ड इरविन से मिले कि जी 11 डिमांड है मेरी, ये डिमांड मान लो। इरविन ने कहा नहीं मानी, तो कह रहा नहीं मानी तो मैं एक मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। डिमांड क्या क्या थी? डिमांड थी कि उनको सोल्ट पे कर नहीं देना, लैंड टैक्स में 50% की रिडक्शन करो, टैक्स यानी मतलब हाँ, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करो, ठीक है। गांधी ने जो नमक चुना था बहुत सोच समझ के चुना था नमक, बिकॉज नमक ऐसी चीज थी जो भारत के हर किचन में यूज होने वाली वस्तु है। गांधी ने सोचा अगर मैं इस चीज को मैं अगर पकड़ता हूं तो भारत के किचन की सारी मतलब भारत की सारी महिलाएं निकल कर आएंगी मेरा सपोर्ट करने, बिकॉज उनको लगेगा जैसे गांधी हमारे लिए लड़ रहा है। मैं नमक तो हम यूज करते हैं, हमारे लिए लड़ रहा है गांधी, सो दैट वो महिलाओं को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर सके मूवमेंट में। दैट इज उन्होंने मुद्दा चुना था नमक का। इस पे मैं बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। अल्टीमेटली सारे के सारे डिमांड्स जो है रिजेक्ट कर दी इरविन ने, एंड गांधी ने बोला ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बोला था, मैं अब एक नया मूवमेंट लॉन्च करूंगा। इस मूवमेंट का नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर डांडी मार्च, या फिर सोल्ट सत्याग्रह। सब इसी मूवमेंट के नाम है, सब इसी मूवमेंट के नाम है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस रहा, कैसे ये पूरा बहुत ही ज्यादा फेमस है डांडी मार्च गांधी की, सब कुछ देखेंगे लेकिन अगली क्लास में। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। मेरी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। अगर आप एनडी एयरफोर्स एक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड डेफिनेटली गो एंड
फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, वहाँ पे बहुत सारे डिटेल्ड कोर्सेज मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फायदा उठा रहे हैं भाई, आप भी उठा लो। ठीक है यार, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।